मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम आपको बोले थे कि हम नीट के लिए या 11 या 12 के लिए सब चीज़ पढ़ा देंगे। ये पक्का प्रॉमिस है कि नीट 2025 तक आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। ध्यान से देखिए, आज जो चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, शॉर्ट फॉर्म में MBI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या MBI। यदि आप NCERT की बात करें तो पुराना वाला NCERT देखिएगा तो चैप्टर नंबर 5 है, और नया वाला NCERT देखिएगा तो चैप्टर नंबर 6 है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। देखिए इसमें हम पढ़ते क्या हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। किसके बारे में बेटा? न्यूक्लिक एसिड। किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? तो डीएनए और आरएनए को मिला के ही क्या कह देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड का मतलब ही होता है डीएनए या आरएनए, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड कहे जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में इन्हीं का चर्चा होता है, डीएनए और आरएनए का चर्चा होता है। यदि हम बात करें कि किसी यूकैरियोट सेल या प्रोकैरियोट सेल में डीएनए और आरएनए होता कहाँ है, तो जरा यहाँ देखो। यदि हम यूकैरियोटिक सेल को देखें और इधर देखें प्रोकैरियोटिक सेल को, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, सबको पता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। मगर यहाँ जो डीएनए होता है बेटा वो लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, ये बचा हुआ हिस्सा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में दो ऑर्गेनेली, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। कौन कौन प्लास्टिड? तीनों, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीनों में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, चाहे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्या हो बेटा? प्लास्टिड हो। तो प्लास्टिड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमको देखने को मिलता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? प्लास्टिड और माइक्रो। जबकि न्यूक्लियस के अंदर कहाँ देखने को मिलता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर कैसा देखने को मिलता है? लीनियर। तो डीएनए कहाँ कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म में भी हुआ। साइटोप्लाज्म में दो ऑर्गेनेली के अंदर हुआ और न्यूक्लियस के अंदर भी हुआ डीएनए। जबकि प्रोकैरियोट में डीएनए कहाँ होता है? प्रोकैरियोट में डीएनए सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, और यहाँ जो डीएनए होता है बेटा वो सर्कुलर ही होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। एक्चुअली में डीएनए हमेशा सर्कुलर ही होता है। कैसा होता है बेटा? सॉरी, डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए हमेशा कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। कुछ जगह एक्सेप्शन होता है, जैसे कुछ वायरसेस, जैसे एक वायरस का नाम लें 5x174 वायरस। इसमें डीएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। बाकी जितने भी जीव हैं उनमें डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड, चाहे वो लीनियर हो या सर्कुलर हो। तो देख लो, प्रोकैरियोट में सर्कुलर मिला, यूकैरियोट में भी सर्कुलर मिलता है, मगर दो ऑर्गेनेली के अंदर मिलता है। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। और न्यूक्लियस के अंदर कैसा मिलता है? लीनियर डीएनए मिलता है। लीनियर, मगर कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। प्रोकैरियोट में डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। सब जगह डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड तो सिर्फ कुछ वायरस है, जैसे एक वायरस का क्या नाम लिए? 5x174 वायरस। ठीक है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई डीएनए की। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए कहाँ मिलता है? तो आरएनए ज्यादा वर्सटाइल होता है। आरएनए ज्यादा विविधता लिए हुए होता है। क्यों होता है? क्योंकि आरएनए बहुत जगह मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है बेटा आरएनए? न्यूक्लियस में भी मिलता है। आरएनए कहाँ मिलता है बेटा? न्यूक्लियस में भी मिलता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है। मोटा मोटी सब लोग जानता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। अच्छा, आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर आरएनए बनता है और प्लास्टिड के अंदर भी आरएनए बनेगा। इसके पास अपना राइबोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, और प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम भी होता है। इवन साइटोप्लाज्म में भी एक ऑर्गेनेली है जिसको आप क्या बोलते हो? राइबोसोम। राइबोसोम भी किसका बना होता है? आरएनए का ही बना होता है। इसमें दो सब यूनिट होते हैं। यूकैरियोट में कितने एस का होता है?
80s का, जबकि प्रोकैरियोट में कितने एस का होता है 70s का। तो ध्यान से सुनो, तो इसमें तो यूकैरियोट में कहां कहां होगा, न्यूक्लियस में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, प्लास्टिड में भी होगा और साइटोप्लाज्म में भी होगा। जबकि साइटोप्लाज्म में क्या नहीं पाया गया, डीएनए नहीं पाया गया। साइटोप्लाज्म में डीएनए नहीं मिला, क्या मिला, आरएनए मिलता है। तो सबसे ज्यादा वर्साटाइल कौन होता है, आरएनए होता है। सबसे ज्यादा जगह पर कौन पाया जाता है, आरएनए। इसलिए आगे चल के हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड, एक चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आओ इधर। और प्रोकैरियोट में क्या मिलेगा बेटा, प्रोकैरियोट में क्या मिलेगा, यहां भी आरएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और यहां भी राइबोसोम मिलेगा। मगर यहां राइबोसोम कितने यूनिट का मिलेगा, 70s का। कितने एस का मिलेगा बेटा, 70s। एस का मतलब सेवेडबर्ग यूनिट, सेवेडबर्ग। एस का मतलब सेडिमेंट ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, जिसको सेवेडबर्ग ने खोजा था, ठीक है। आ गया समझ में। अब सवाल है कि न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था, न्यूक्लिक एसिड। यह तो हमने बता दिया कहां कहां मिलेगा। अब न्यूक्लिक एसिड को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, न्यूक्लिक एसिड को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर, एक्चुअली में फ्रेडरिक मिक्सचर साहब ने पस सेल को देखा था। पस सेल जो पीप होता है ना, उसमें किसी फोड़ा फुंसी में, उसके न्यूक्लियस में देखा तो इसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंस, इसमें इनको कुछ इस तरह का सब्सटेंस नजर आया। न्यूक्लियस में कुछ ऐसा सब्सटेंस नजर आया, न्यूक्लियस मतलब पस सेल के न्यूक्लियस में कुछ सब्सटेंस नजर आया, जिसको इन्होंने नाम दे दिया क्या बेटा, न्यूक्लिन। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन। आगे चल के फ्रेडरिक मिक्सचर साहब के एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था अल्टमान। क्या नाम था बेटा, अल्टमान। अल्टमान ने देखा कि ये न्यूक्लिन का जो नेचर है वो एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक। इसलिए अल्टमान ने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अब फिर से सुनो, हमने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले देखा किसने था, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले देखने का काम कौन किया था, न्यूक्लिन, न्यूक्लियस टर्म। ऐसा देने वाले कौन थे, फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने पस सेल में कुछ सब्सटेंस को देखा, पस सेल के न्यूक्लियस में कुछ सब्सटेंस को देखा, उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन। आगे चल के अल्टमान ने देखा कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, इसलिए इसको क्या बता दिया, न्यूक्लिक एसिड। क्या बता दिया बेटा, न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया, आ गया समझ में। अब मेरी बात सुनो, अब जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनते जाना, बस बहुत आसान चैप्टर है, कुछ है नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब देखो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में है क्या। न्यूक्लिक एसिड तो अल्टमान ने टर्म दे दिया, एक्चुअली में ये है क्या, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड वाकई में एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है बेटा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, किसका, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है बताते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, किसका, न्यूक्लियोटाइड। आ रहा है समझ में। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक्चुअली में ध्यान से सुनो, न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन, पहला, न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस। क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा होता है सुगर। क्या होता है बेटा, सुगर। और तीसरा होता है फॉस्फेट। क्या होता है, ध्यान रखना, फॉस्फेट। फिर से सुनो, न्यूक्लिक एसिड के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3। कौन कौन, नाइट्रोजिनस बेस, सुगर और फॉस्फेट। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजिनस बेस और सुगर को मिला के हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और नाइट्रोजिनस बेस सुगर, ठीक है, और फॉस्फेट मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। समझ में आ रहा है। यदि हम सब को ले लें तो इसको मिला के क्या कहेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलते हैं
न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, समझ में आया। और न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके क्या बना होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बना होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो, तो हम बोल सकते हैं ना, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का मतलब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस में क्या जोड़ना होगा, फॉस्फेट। क्या जोड़ना होगा बेटा, फॉस्फेट। आ रहा है समझ में, फॉस्फेट। क्लियर हो गया। जैसे यहां देखो, ध्यान से देखो, समझ जाओगे। जैसे मान लो हमने शुगर लिया, यहां रखा नाइट्रोजिनस बेस, क्या रखा, नाइट्रोजिनस बेस, और यहां क्या रखा, फॉस्फेट। फिर क्या रखा, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, और क्या रखा बेटा, फॉस्फेट। फिर रखा फॉस्फेट, फिर क्या रखा, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, ऐसा बहुत सारा, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट। अब क्या किए, अच्छा बताओ, ये और ये मिलके क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड ले लिए। और इन न्यूक्लियोटाइड को देखो, मेरा हाथ कैसे चल रहा है, ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे। मतलब शुगर को फॉस्फेट से, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ता है। फिर से सुनो, एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड का शुगर तीसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ेगा, और इसी तरह यह जुड़ता चलेगा। ठीक है, अब तुम ही सोचो, और इसी जो चेन बनेगा ना बेटा, यही जो चेन बनेगा, यदि इसमें दो स्टैंड बना देते तो वो हो जाता डीएनए, और एक स्टैंड बना दिए तो वो क्या हो गया, आरएनए। दोनों में कोई फर्क नहीं। इसमें एक स्टैंड होता है और डीएनए में 2 स्टैंड होता है। थोड़ा सा और शुगर का फर्क होता है, वो बताएंगे। ठीक है, मगर मोटा मोटी यही समझो। बच्चा कंफ्यूज कहां करता है, आरएनए में। कंफ्यूज नहीं होना है, जो इसमें है वही उसमें है, बस यहां एक चेन है, मतलब एक चेन है, वहां दो है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप बोलते हो न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारा मिल गया तो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या फिर आरएनए। अच्छा बताओ, ये होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर है, सब एक जैसे यूनिट है कि सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, इसीलिए इसको हेट्रोपॉलीमर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए और आरएनए को कैसा पॉलीमर मानते हैं, होमो की हेट्रो, HETERO, हेट्रोपॉलीमर। समझ में आया। तो डीएनए और आरएनए कैसा पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है, और मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। आप जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होगे तो वहां पर लिखा होगा हेट्रोपॉलीमर है, और कैसा है, माइक्रोमोलिक्यूल। कैसा है बेटा, माइक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है। कैसा है, माइक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है। समझ में आ गया, माइक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक एक कंपोनेंट की। जैसे हमने बोला ना, न्यूक्लिक एसिड के कितने कंपोनेंट, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। एक एक करके सबके चर्चा करते हैं। देखो इधर, हम यहां चर्चा करते हैं, यहीं पर चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस का। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजिनस बेस, एक एक कंपोनेंट को देख रहे हैं, एनबी जिसको आप कह रहे हो। ठीक है, यह 2 टाइप का होता है, एक होता है प्यूरिन, और दूसरा होता है बेटा पायरामिडीन। प्यूरिन और पायरामिडीन। प्यूरिन के 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन, एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन मिलके क्या बनाता है बेटा, प्यूरिन। क्या बनाता है, प्यूरिन। कैसे याद रखोगे, आग याद रखना, एजी याद रखना। ठीक है, और इसको कट से याद रखना, CUT, मतलब साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन मिलके क्या बनाता है बेटा, पायरामिडीन। तो ये हो गया प्यूरिन और ये हो गया बेटा पायरामिडीन। ये एक हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पायरामिडीन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, प्यूरिन और पायरामिडीन स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होते हैं। ध्यान से सुनना, प्यूरिन के यदि स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान से सुनना, हम प्यूरिन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। प्यूरिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यूरिन के स्ट्रक्चर की हम बात करें बेटा, तो ध्यान से देखो,
प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन में इस तरह का एक रिंग मौजूद होता है, ये रिंग, और एक और रिंग मौजूद होता है बेटा, छोटा रिंग होता है वो, ठीक है, वो छोटा रिंग होता है, इसको इमेडाजोल रिंग बोलते हैं, इसको इमेडाजोल रिंग बोलते हैं, और ये बेस रिंग हो गया, ठीक है, बेस रिंग, ऐसा रिंग मौजूद होता है। नंबरिंग इसका यहां से करते हैं, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से सुनना, ये किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्यूरिन का, या प्यूरिन का। अब मान लो ये प्यूरिन का बेस रिंग है, इसमें दो रिंग होते हैं, एक बड़ा रिंग 6 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन का, देखो 6 कार्बन, सॉरी एक 6 मेंबर का रिंग होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और 1 2 3 4 कार्बन होते हैं। एक छोटा रिंग होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होता है। छोटे वाले रिंग को इमेडाजोल रिंग कहते हैं, इमेडाजोल रिंग, इमेडाजोल रिंग, ये छोटे वाले रिंग को बोलते हैं। इसमें नंबरिंग एंटी क्लॉक चलता है, कैसे चलता है, एंटी क्लॉक, याद रखना है कैसे चलता है बेटा, एंटी क्लॉक चलता है, कैसे चलता है, एंटी क्लॉक, याद रहेगा कैसे चलता है, एंटी क्लॉक। अब मेरी बात सुनो, यदि हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, किसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, प्यूरिन का, तो प्यूरिन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो बेस रिंग है वही बनाएंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये स्ट्रक्चर पूछेगा आपसे, बेस रिंग बना लिया और इसके पहले नंबर पर NH2 बना लिया, तो ये कौन सा हो गया, प्यूरिन। ये कौन सा हो गया बेटा, प्यूरिन, ध्यान से रखना, प्यूरिन, ये कौन सा हो गया, प्यूरिन। यदि हम क्या बनाते, ये प्यूरिन में भी क्या, एडिनिन, क्या हो गया बेटा, एडिनिन। मान लो हमको ग्वानिन बनाना होता तो कुछ नहीं करते, ग्वानिन जैसा है वैसा ही बनाते, बस फर्क क्या है, यहां पर कीटोनिक ग्रुप लगा देते। कौन सा ग्रुप लगा देते, कीटोनिक, मतलब कैसे बनाते, नाइट्रोजन और यहां क्या लगा देते बेटा, NH2, और यहां कौन सा ग्रुप लगा देते, कीटोन, तो ये कौन सा हो जाता, ग्वानिन। समझ में आ गया, ग्वानिन, ये कौन सा हो गया बेटा, ग्वानिन, आ गया समझ में, तो ये ग्वानिन है। अब बताओ ये होमोसाइक्लिक रिंग है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, रिंग हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो 5 होते हैं, कौन कौन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, 5 होते हैं। 2 होता है प्यूरिन और 3 होता है पैरामिडीन, ठीक है, 2 होता है प्यूरिन और 3 होता है पैरामिडीन, आग होता है प्यूरिन और कट होता है पैरामिडीन। अब प्यूरिन में 2 रिंग मौजूद होता है, एक बड़ा रिंग और एक छोटा रिंग, बड़ा रिंग और छोटा रिंग। यदि बड़े रिंग पर NH2 है तो एडिनिन है, बड़े रिंग पर NH2 के अलावा कीटोन भी है तो ग्वानिन है, ठीक है, एडिनिन है तो सिर्फ और सिर्फ NH2 है तो एडिनिन है, NH2 के अलावा कीटोन भी है तो वो क्या है, ग्वानिन है। अब मेरी बात सुनो, अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं पैरामिडीन का, तो पैरामिडीन में कितने हो गए बेटा, 3, पैरामिडीन में कितने हो गए, 3, ध्यान से सुनना, पैरामिडीन में कितने हो गए, 3, ध्यान से सुनना। यदि हम पैरामिडीन का स्ट्रक्चर बनाते तो जैसा वहां बनाए थे वैसा ही बस एक रिंग बनाते हैं। पैरामिडीन का बेस रिंग ऐसा होता है, ध्यान से देख ले, सेम होता है, बस कोई फर्क नहीं। यह पैरामिडीन का रिंग है, यह किसका रिंग है, पैरामिडीन का। क्या गायब कर दिया, छोटा वाला रिंग गायब कर दिया, ये वाला जो इमेडाजोल रिंग था गायब कर दिया, तो जो बचा बेस रिंग वो कौन सा हो गया, पैरामिडीन रिंग। कौन सा रिंग, पैरामिडीन। अब क्या करते हैं, मान लो हमको क्या बनाना है, पैरामिडीन से ही हमको क्या बनाना है, इस पैरामिडीन रिंग में हमको क्या बनाना है, साइटोसिन। यदि हमको साइटोसिन बनाने के लिए कोई कहेगा बेटा तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करेंगे। पहले नंबर पर हम NH2 लगा देंगे, मतलब यहां पर क्या लगा देंगे, NH2, ध्यान से देखो। अच्छा, यहां पर नंबरिंग यहां से चलता है 1 2 3 4 5 और 6, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग चलता है, वहां पर क्लॉकवाइज और यहां एंटी क्लॉकवाइज। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। नाइट्रोजन इस तरीका से, यहां पर हमने लगा दिया NH2 और यहां लगा दिया कीटोन। क्या लगा दिया, कीटोन, तो ये क्या बन गया बेटा, साइटोसिन। क्या बन गया,
साइटोसिन, ये क्या बन गया? साइटोसिन। मान लो अब यहां से हमने क्या उड़ा दिया? NH2 उड़ा के यहां पर भी कीटोन लगा दिया। क्या लगा दिया? कीटोन। ध्यान से, यहां पर भी कीटोन लगा दिया तो ये, और यहां तो कीटोन पहले से था, इसको क्या बोलते हैं? यूरासिल। क्या बोलते हैं? यूरासिल। ठीक है, यहां NH2 लगाया तो क्या बना? कीटोन। ठीक है, यहां क्या बना? कीटोन। समझ में आ रहा है? कीटोन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगला क्या किए? अगला क्या किए? ध्यान से देखना, हमने यूरासिल बना चुके हैं। यूरासिल से हमको क्या बनाना है? हमको अब बनाना है क्या? थाइमीन। हमको क्या बनाना था? थाइमीन। यही बेस रिंग उठाए, पहले नंबर यहां पर क्या लगा दिए? कीटोन। यहां पर भी क्या लगा दिए? कीटोन। और यहां पर मिथाइल लगा दिए। तो बताओ नंबर क्या है? 1 2 3 4 और 5 और 6। तो बताओ क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? थाइमीन। थाइमीन, ध्यान से रखना, थाइमीन। एक्चुअली में थाइमीन तो किससे बना है? यूरासिल से ही बना है। क्यों बना? कैसे बना है? इसके 5वें पोजीशन पर मिथाइल लगा दिए, और मिथाइल हमेशा स्टेबिलिटी देता है। इसीलिए बेटा डीएनए में क्या पाया जाता है? मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। पता रहेगा, डीएनए में मिथाइल ग्रुप। अब मेरी बात सुनो, ये थाइमीन है। क्या है बेटा? थाइमीन। तो थाइमीन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? 5 मिथाइल यूरासिल। क्या हो सकता है बेटा? 5 मिथाइल यूरासिल। और ये पूछा गया था किसको 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं? तो डीएनए को, थाइमीन को क्या कहते हैं? 5 मिथाइल यूरासिल। 5 मिथाइल यूरासिल किसको कहते हैं बेटा? 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं डीएनए को। क्या बोलते हैं? थाइमीन। थाइमीन का दूसरा नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल। क्या नाम है? 5 मिथाइल यूरासिल किसका नाम है? थाइमीन का। आ गया समझ में? तो देखो, 2 रिंग किस में मौजूद होता है? इमेडाजोल रिंग किस में मौजूद होता है? आग में। ठीक है, सिंगल रिंग किस में? पायरामिडीन रिंग किस में मौजूद होता है? पायरामिडीन रिंग मौजूद होता है कट में, मतलब पायरामिडीन्स में मौजूद होता है, कट में मौजूद होता है। सी में, यू में, टी में। सी में क्या है? NH2 और डबल बॉन्ड हो, कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा, मतलब एमिनो ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप होगा। यदि सिर्फ कीटोनिक ग्रुप होगा तो कौन सा होगा? यूरासिल। और यदि कीटोनिक ग्रुप के अलावा एक मिथाइल ग्रुप भी लगा होगा 5वें पोजीशन पर तो क्या हो जाएगा? थाइमीन। क्या हो जाएगा बेटा? थाइमीन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से। हम यदि देखें कि मान लो हमको कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये एक डीएनए का स्टैंड है, तो डीएनए, अच्छा एक बात और, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? हम यही बात कर लें। डीएनए में 4 बेस पाए जाते हैं। डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडिनिन, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन और थाइमीन पाया जाता है। जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है बेटा? आरएनए में भी एडिनिन और ग्वानिन, बस यूरासिल और क्या पाया जाता? साइटोसिन भी, साइटोसिन और थाइमीन के जगह पर क्या आ जाता है? यूरासिल। थाइमीन के जगह पर क्या आ जाता है बेटा? यूरासिल। फिर से सुनो, डीएनए में क्या पाया जाता है? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। जबकि इसमें क्या पाया जाता है? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। अब मेरी बात सुनो, डीएनए और आरएनए नाइट्रोजनस बेस के मामले में किसमें डिफर हैं? क्या ये क्या है? प्यूरिन के मामले में डिफर हैं क्या? नहीं, प्यूरिन तो सेम है। किसके मामले में डिफर हैं? पायरामिडीन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो थाइमीन के जगह क्या आ चुका है? यूरासिल। थाइमीन के जगह यूरासिल। पहले यूरासिल था, अब क्या आ चुका है डीएनए में? थाइमीन। या ऐसे बोलो, यहां थाइमीन रहता है तो यहां क्या रहता है? यूरासिल रहता है। आ गया समझ में? अब मेरी बात सुनो, मान लो कोई बंदा हमको एक डीएनए का स्टैंड दे रहा है और बोल रहा है कि मान लीजिए इस पर कोई नाइट्रोजनस बेस है, AGTC इस तरीका से। तो बताओ, ये पूछेगा कि ये डीएनए है कि आरएनए है? ये एक स्टैंड है किसी भी चीज का, हमको बताओ ये डीएनए है कि आरएनए? तो हम देख लेंगे भैया इसमें थाइमीन है, थाइमीन होना ये बता देगा कि ये किसका स्टैंड है? डीएनए का। मान लो एक स्टैंड देता, कहता AUGC, हम यूरासिल देख के बता देते कि ये क्या है? आरएनए। और कोई बंदा ऐसा देता, ध्यान से देखना, AGC, क्या कोई घंटा बता पाएगा कि ये डीएनए है कि आरएनए? कोई कुछ नहीं बता पाएगा। ना ही डीएनए है कि आरएनए हम नहीं बता सकते। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस ये दोनों कॉमन होते हैं, आग तो कॉमन होता है और सी भी कॉमन होता है, तो नहीं बता सकते। यदि इस पर थाइमीन होता तो डीएनए हो जाता, यूरासिल होता तो क्या हो जाता? ये आरएनए हो जाता। समझ में आया? समझ में आया सबको? आओ इधर। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं दूसरा, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, पहला। अब हम दूसरा कंपोनेंट का बात करते हैं जिसको शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर। शुगर यहां दो टाइप का शुगर, इसमें पेंटोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है बेटा, शुगर जो है सेकंड जो कंपोनेंट है वो पेंटोज है। पेंटोज कहने का मतलब 5 कार्बन का शुगर। कैसा कार्बन का शुगर, 5 कार्बन का शुगर, 5 कार्बन का शुगर, ठीक है, 5 कार्बन का शुगर। और ये दो टाइप का होता है बेटा, और शुगर के मामले में ही डिफरेंस के वजह से नाम अलग अलग पड़ता है, ठीक है। शुगर के मामले में ही डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों का नाम अलग है। आरएनए, राइबो, मतलब यहां कौन सा शुगर है, राइबोज। पहला शुगर कौन सा है, आरएनए में कौन सा शुगर होता है, राइबोज। और इसमें कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं बेटा, डीऑक्सीराइबोज। इसका फॉर्मूला यदि हम बोले C5H10O5, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है तो CnH2n चलता है। इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखते हैं C5H10O4। एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखना मेरा हाथ कैसे चल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये कार्बन है पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा, और यहां पर लगा होता है CH2OH। क्या लगा होता है, ये 5वां कार्बन, ठीक है। ये राइबोज शुगर है। यहां पर होता है HOH, यहां भी होता है HOH, और यहां भी होता है बेटा CHOH, ठीक है। यहां पर जो नंबरिंग करते हैं डैश मार के करते हैं, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और इसको क्या लिखते हैं, 5 डैश, इस तरीका से। ध्यान से देखना, यहां भी OH नीचे कर देते हैं, ध्यान से, यहां भी OH और ऊपर क्या बेटा H। ध्यान से देखना, ये वाला OH को देखना, दूसरा नंबर को, 2 डैश को। तो कहोगे कि सर यहां डैश करके काहे लिखे, क्योंकि यहां जो नंबरिंग करते हैं ना बेटा नाइट्रोजनस में 1 2 3 4 करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां 1 डैश 2 डैश कर देते हैं। तो कहोगे किस मामले में डिफरेंशिएट सर, जैसे मान लो यहां पर मान लो यहां पर हमको छठा कार्बन दिखा है, 6 कार्बन, ऐसे लिख दिए, तो ये कम्मा का 6 कार्बन, या 5th कार्बन, 5th कार्बन, तो ये कम्मा का, कोई पूछ सकता है ना। तो यदि 5th कार्बन लिखा है तो हम पटाख से बोल देंगे कौन सा, नाइट्रोजनस बेस का। और 5 डैश लिख दिया है तब तो हम समझ जाएंगे कि वो किसका है, शुगर का। समझ में आ गया। तो डैश इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन, तो डिफरेंशिएट करने के लिए डैश मार दिया जाता है, ठीक है। यहां देखो डीऑक्सीराइबोज बनाओगे तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाना, ठीक है, बस फर्क कहां होता है बताते हैं। यहां भी क्या आएगा बेटा, HOH, HH, OHH, H, और ऊपर क्या बेटा CH2OH, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और कौन सा 5 डैश। ध्यान से देखो जहां हमने हाईलाइट किया, ध्यान से देखो, इसके 2 डैश पर क्या है, OH है, जबकि इसके 2 पर क्या है, H है। बाकी तो सब जगह सेम है। मतलब राइबोज से जब डीऑक्सीराइबोज बना होगा तो दूसरे नंबर का OH खत्म हो गया होगा और वहां क्या आ गया होगा, H। तो 2 नंबर से राइबोज के OH ऑक्सीजन को गायब कर दिया जाता है, तब जाके क्या बन जाता है बेटा, डीऑक्सीराइबोज। फिर से सुनो, राइबोज के 2 नंबर से ऑक्सीजन को गायब कर देते हैं तो क्या बन जाता है, डीऑक्सीराइबोज। तो 2 नंबर कार्बन से O को गायब कर दिया तो क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोज। तो कहोगे इससे फायदा क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। यदि यहां ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। क्या है बेटा, लोन पेयर। यदि लोन पेयर है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। राइबोज की स्टेबिलिटी, ये राइबोज शुगर है, कौन सा, राइबोज शुगर, और ये कौन सा शुगर है, ये राइबोज शुगर है, और ये कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज। ये राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है, और ये डीऑक्सीराइबोज है। अरे आ गया समझ में, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ध्यान से सुनो, यहां पर लोन पेयर एब्सेंट है, यहां ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर, तो रिएक्टिविटी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो शुरुआत में जब राइबोज आया, शुरुआत में तो आरएनए आया, सबको पता है, तो उस समय इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए इस रिएक्टिविटी को कम करने के लिए राइबोज को किस में बदल दिया गया, आगे चल के डीऑक्सीराइबोज में। बताइए कैसे बदला गया होगा, दूसरे नंबर का OH को गायब करके
दूसरे नंबर में जो OH मौजूद है उसमें से क्या गायब कर दिया गया, O को गायब कर दिया गया, H को रख लिया गया। तो ये क्या बन गया, राइबोज से क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोज। और बेसिकली डीएनए और आरएनए में किसका फर्क है बेटा, यही राइबोज का फर्क है। किसका फर्क है, यही शुगर का फर्क है। आरएनए में क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज होता है, जबकि डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी राइबोज होता है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आइए अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं फॉस्फेट का। तीसरा कंपोनेंट जो है वो है फॉस्फेट। कौन सा है बेटा, फॉस्फेट। थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट, तीसरा कंपोनेंट आया फॉस्फेट या फॉस्फेट। एक्चुअली में ये जो फॉस्फेट होता है ये फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह का एसिड है, HOP डबल बॉन्ड O OH OH। ध्यान से सुनिए, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, फॉस्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब ये बॉन्डिंग करता है तो होता क्या है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है हाइड्रोजन, और यहां कैसा चार्ज आ जाता है बेटा, माइनस। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आता है ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो तुमसे क्वेश्चन आएगा कि डीएनए और आरएनए पर कैसा चार्ज होता है। पहला, डीएनए और आरएनए पर कैसा चार्ज होता है, तुम बताओ। फॉस्फोरिक एसिड पर अभी बोले कि जब ये जुड़ता है किससे जुड़ता है, शुगर से, तो यहां पर माइनस चार्ज आ जाता है, तब जाके ये जुड़ जाता है किससे, शुगर से। अरे यार है समझ में, ये शुगर से जुड़ जाता है, माइनस चार्ज लेके शुगर से जुड़ जाता है। या ऐसे बोलो कि एक्वस मीडियम में ये H जो होते हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं, और इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। एक्वस मीडियम में ये H आयोनाइज हो जाते हैं और इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। इसी माइनस चार्ज के वजह से डीएनए और आरएनए पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और चूंकि फॉस्फेट खुद एसिडिक नेचर का है, तो डीएनए और आरएनए भी कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो फिर से सुनो, फॉस्फेट के वजह से दो काम हुआ, एक तो इनका नेचर कैसा हो गया, डीएनए और आरएनए का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक, और दूसरा क्या हुआ, इस पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। तो डीएनए और आरएनए पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। किसके वजह से, फॉस्फेट के वजह से। और दूसरा, ये किस नेचर का होता है, इस पर चार्ज कैसा होता है, डीएनए और आरएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। आ गया समझ में, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, आओ इधर। अब हम सीखते हैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाना। क्या सीखते हैं, पहले न्यूक्लियोसाइड बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, न्यूक्लियोसाइड। किसको बोले थे न्यूक्लियोसाइड, बोलो। शुगर को किससे जोड़ना है, नाइट्रोजिनस बेस से, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, शुगर को नाइट्रोजिनस बेस से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से सुनो, मान लेते हैं हमने एक पेंटोज शुगर ले लिया, कौन सा, चाहे राइबोज चाहे डीऑक्सी राइबोज, हमने ये शुगर ले लिया, ये शुगर ले लिया। ठीक है, ये इसका कम्मा कार्बन बेटा पहला, ये कौन सा, दूसरा, ये कौन सा, तीसरा, ये कौन सा, चौथा, और यहां कौन सा, CH2OH। क्या डैश बोले ना, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और इसको 5 डैश। सही है, 5 डैश। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, यदि देखो शुगर का हमेशा कौन सा कार्बन इस्तेमाल होगा, पहला। कौन सा, पहला। और नाइट्रोजिनस बेस यदि प्यूरिन है तो 9th नंबर से पेयर करेगा, और यदि पायरामिडीन है तो 1 नंबर से पेयर करेगा। फिर से सुनो, 1 नंबर के कार्बन से पेयरिंग होगी। फिर से सुनो, क्या बोला, शुगर का हमेशा पहला, और शुगर और नाइट्रोजिनस बेस यदि कौन सा है, प्यूरिन है तो 9 नंबर, और पायरामिडीन है तो 1 नंबर से पेयरिंग होगा। आओ हम यहां पायरामिडीन बनाते, हम यहां पायरामिडीन ही बनाते हैं। देखो ये पायरामिडीन है, पायरामिडीन। तो पायरामिडीन का 9, पायरामिडीन का पहला, यही पहला है, पायरामिडीन का पहला और शुगर का पहला पेयर करते हैं, तो ये और ये पेयर कर जाएंगे ऐसे, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। बताओ इस बॉन्ड को क्या नाम दें, इस बॉन्ड को नाम देते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा नाम देते हैं बेटा, यहां OH है ना, OH और ये N के बीच बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फिर से बोलो, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हाँ, यदि ये क्या रहता,
प्यूरिन रहता तो इसका इमेडाजोल रिंग वाला 9 नंबर पेयर करता, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हमने क्या सीख लिया, न्यूक्लियोटाइड। अब हम यहीं पर हटा के क्या बोल देते हैं, हम बनाने चले थे न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाने चले, न्यूक्लियोटाइड। तो अब फॉस्फेट को भी लाना होगा। शुगर के साथ क्या जोड़ेंगे, फॉस्फेट। अब देखो फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, देखो इधर, ये रहा तुम्हारा फॉस्फेट, ये रहा तुम्हारा फॉस्फेट। ध्यान से, जब ये फॉस्फेट का OH और इसका OH जब बॉन्ड करते हैं तो ईस्टर बॉन्ड से ये दोनों जुड़ जाते हैं, इस तरीका से ऐसे जुड़ जाते हैं। इनके बीच पानी का लॉस होता है और ऐसे जुड़ जाते हैं। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। तो बताओ नाइट्रोजिनस बेस किसके किसके बीच, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच बना, तो ये बना नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच। किसके किसके, किस किस कार्बन के बीच, एक पहला कार्बन शुगर का, और प्यूरिन है तो नम्मा कार्बन, नम्मा एटम, और पैरामिडीन है तो पहला एटम, ठीक है, इनके बीच बॉन्ड बना। अब आओ, ये बॉन्ड को क्या बोलोगे, इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो बताओ न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड मौजूद होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड होंगे, 2। कौन कौन, एन ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक किसके बीच बनेगा, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच, और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड किसके बीच बनेगा, तो शुगर और फॉस्फेट के बीच। तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और यहां कौन बना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आया। अच्छा बताओ, एन ग्लाइकोस फॉस्फोईस्टर बॉन्ड किसके बीच बना है, तो 5वां कार्बन ऑफ शुगर और फॉस्फेट के बीच। 5वां कार्बन ऑफ शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बना वो क्या है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा बना, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा बना बेटे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। समझ में आ रहा है, कौन सा बॉन्ड बना, बोलते चलो, कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात खटाक से सुनो, 2 मिनट का काम है, सब सीख गए आप लोग। अब मेरी बात ध्यान से देखो, मान लो हम बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड लेके आते हैं, ध्यान से, बहुत सारा। ये तो पहला हो गया, एक लेके आए, हम ऐसा ऐसा बहुत सारा लेके आते हैं। ध्यान से देखना, ये शुगर हो गया, यहां नाइट्रोजिनस बेस हो गया। ध्यान से देखो, सब सीख जाओगे, 2 मिनट का काम है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये शुगर हो गया, यहां हो गया तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस, ये कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर, इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसी के नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। ये न्यूक्लियोटाइड, हम 2 न्यूक्लियोटाइड पर समझा देते हैं, ठीक है। ये CH2, यहां पर भी O, P डबल बॉन्ड O, OH OH, ठीक है, OH OH। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां कौन जुड़ा हुआ है, फिर से यहां नाइट्रोजिनस बेस, हो सकता है सेम हो नहीं तो डिफरेंट हो सकता है यहां NH2 लगा हो सकता है यहां क्या लगा हो, डबल बॉन्ड हो। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। नहीं आ रहा है समझ में, ये क्या हो गया, C हो गया, साइटोसिन हो गया। यहां एडिनिन भी लग सकता है, ग्वानिन। एडिनिन लगता तो 9 नंबर से पेयरिंग होता। आ रहा है समझ में, एडिनिन रहता तो 9 नंबर से पेयरिंग होता। तो ये सब हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम यहाँ नाइट्रोजिनस बेस लिख के काम चलाते हैं, ठीक है। अलग अलग नाइट्रोजिनस बेस, समझ में आ रहा है, अलग अलग नाइट्रोजिनस बेस। क्लियर हो गया बेटे। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। तो ये एक नाइट्रोजिनस बेस है और ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस है। क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस है और दूसरा भी क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। होता क्या है, ये जो OH है किसका, किसका OH, तीसरे वाला OH, और ये वाला जो फॉस्फेट होता है, ये वाला 5वां नंबर का फॉस्फेट। तो ये समझो ये फॉस्फेट है, ऐसे ही बना देते हैं। ध्यान से सुनो, इसको हटा देते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये फॉस्फेट, और यहां भी क्या जुड़ा हुआ है बेटा,
CH2OH, CH2 और यहाँ क्या फॉस्फेट, ठीक है, ये फॉस्फेट। बताओ कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, बताओ कौन सा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये कम्मा कार्बन है 5' आ रहा है, ये कम्मा है 3', समझ में आ रहा है। होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये एक नाइट्रोजिनस बेस है, ये एक नाइट्रोजिनस, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड। होता क्या है, जब दो न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट करते हैं तो इसका तीसरा नंबर OH इसके पांचवें वाले फॉस्फेट से जुड़ जाता है, इसे पांचवें वाले फॉस्फेट से जुड़ जाता है। फिर से एक और लेके आते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा क्लियर होगा। 2 मिनट रुको, यहां देखो, यहां भी नाइट्रोजिनस बेस और यहां क्या CH2, यहां क्या फॉस्फेट। अब इसका वाला तीसरा वाला OH क्या है, इससे जुड़ गया। अब मेरी बात सुनो, जब बॉन्डिंग करते हैं ना बेटा, देखो इस बॉन्ड का क्या नाम दिए, फॉस्फोइस्टर, तो इस बॉन्ड का भी क्या नाम दोगे, फॉस्फोइस्टर, इस बॉन्ड का भी क्या नाम दोगे, फॉस्फोइस्टर, ठीक है। अब बताओ दो न्यूक्लियोटाइड को कौन कनेक्ट कर रहा है, क्या फॉस्फोइस्टर अकेला कर रहा है, नहीं। क्या ये अकेला कर रहा है, नहीं। इसलिए दोनों को मिला के कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ईस्टर बॉन्ड। ध्यान से सुनो, एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोइस्टर होता है और दो न्यूक्लियोटाइड को जब कनेक्ट करते हो तो किससे कनेक्ट करते हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। दो न्यूक्लियोटाइड किससे कनेक्ट होते हैं बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड किससे कनेक्ट होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड कैसे कनेक्ट होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड किससे कनेक्ट होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद रहेगा, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब मेरी बात सुनो, जरा यहां देख के बताओ, इसमें कै गो फॉस्फोइस्टर, इसमें कै गो नाइट्रोजिनस बेस है, मतलब सिंगल स्टैंड है। सिंगल स्टैंड यदि डीएनए है, ध्यान से सुनो, यदि कहीं सिंगल स्टैंड डीएनए है, सिंगल स्टैंड डीएनए है, तो उसमें नाइट्रोजिनस बेस कितने हैं, यहां नाइट्रोजिनस बेस कितना है, 3 है नाइट्रोजिनस बेस। तो बताओ, हम पूछे फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कितने हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, डाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बोल रहे हैं, तो 1 और 2 है, यहां भी फॉस्फोडाइस्टर है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हुए, 2। तो जितना न्यूक्लियोटाइड होता है बेटे, जितना न्यूक्लियोटाइड होता है उससे एक कम, तो क्या लिखेंगे, N-1। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, N-1। मान लेते हैं ये डबल स्टैंडर्ड होता, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता, क्या होता बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बताओ, डबल स्टैंडर्ड होता है, एक और स्टैंड लेके आते तो नाइट्रोजिनस बेस कितने हो जाते, 6 नहीं हो जाते, 6 हो जाते। यहां कितना है, 2 नहीं, तो उधर भी 2 होता, अरे होता ना, तो टोटल कितने हो जाते फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाते, डाइस्टर बॉन्ड कितने हो जाते, 4। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, N-2। क्या हो जाएगा बेटा, N-2। डबल स्टैंडर्ड में क्या चलता है, N क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, N-2 कैपिटल N कर लें क्या, N-1 सिंगल स्टैंडर्ड में और डबल स्टैंडर्ड में N-2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यदि कहीं सर्कुलर